अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आसिम अहमद वेलकम करता हूँ आपको डॉक्टर आसिम लेक्चर सीरीज़ में मेरे यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? हम लोग बात कर रहे थे लास्ट टाइम सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन की। सेल मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था। आज मैं आपसे बात करूंगा सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की और साथ ही मैं आपको बताऊंगा सेल मेम्ब्रेन की फंक्शन के बारे में। जब हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमें पता लगता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है बेसिकली इसके अंदर एक इसका कोर है, एक इसकी बेसमेंट है और वो जो बेसमेंट है वो आप याद कर लीजिए फॉस्फोलिपिड बायलेयर की बनी हुई होती है। अब ये बात याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉस्फोलिपिड बायलेयर यहाँ पर एक सी के तौर पे, समंदर के तौर पे मौजूद है, जिसके अंदर जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो फ्लोट कर रहे हैं, वो तैर रहे हैं लाइक इन आइसबर्ग। और आपको ये बात अच्छी तरह मालूम है, ये जो मॉडल है जो मैंने आपके सामने बोर्ड बना रखा है, ये सेंगर और निकोलसन ने प्रेजेंट किया था और इसको हम नाम देते हैं सेंगर एंड निकोलसन के फ्लूइड मोजाइक मॉडल का। अब जो बात जहन में आती है वो ये बात जहन में आती है कि इसको फ्लूइड मॉडल क्यों कहते हैं। इसको फ्लूइड मॉडल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमारे ये जो प्रोटीन है ये बिल्कुल इस तरीके से आगे पीछे फॉस्फोलिपिड बायलेयर्स के दरमियान में मूव करते रहते हैं, जैसे आइसबर्ग या कोई चीज़ अगर हम पानी में डाल दें तो पानी के अंदर पानी के फ्लो के साथ आगे पीछे मूव करती रहती है, बिल्कुल वैसे। जब हम इसको देखते हैं तो हमें पता लगता है इसके अंदर हमारे पास फॉस्फोलिपिड बायलेयर है। और याद रखना है ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सिलेक्टिव परमिएबिलिटी मेंटेन करती है हमारी सेल मेम्ब्रेन की। जी हाँ, ये फैट सॉल्युबल चीज़ों को अलाउ करती है कि वो अंदर आ सकें और बाहर जा सकें और वाटर सॉल्युबल चीज़ों को रोक लेती है। एक और जो लिपिड की टाइप हमें इसमें मिलती है वो कोलेस्ट्रॉल है। याद कर लीजिए वो सेल जिनके अंदर सेल वॉल होती है, हम बात कर रहे हैं प्लांट सेल की, बैक्टीरिया सेल की, एल्गी के सेल की, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल आमतौर पर मौजूद नहीं होती। इसलिए ये बिलीव किया जाता है कि जहाँ कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है ये सेल की वॉल की और सेल मेम्ब्रेन की जो आपकी स्टेबिलिटी है उसको इनहेंस करती है, बढ़ाती है। जब हम प्रोटीन की बात करते हैं तो सेल मेम्ब्रेन में हमें दो तरह के प्रोटीन नजर आते हैं, एक को हम कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक को हम एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। आपको मालूम है जो इंट्रिंसिक प्रोटीन है इनको हम इंटीग्रल प्रोटीन भी कहते हैं और जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है इनको हम पेरिफेरल प्रोटीन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। आपने अब एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि इस इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक का जो ताल्लुक है वो फॉस्फोलिपिड बायलेयर की पेनिट्रेशन से। अगर कोई प्रोटीन मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड बायलेयर को पेनिट्रेट नहीं करता, जैसे यहाँ पर ये मैंने बनाया है, या मामूली सा पेनिट्रेट करता है तो हम उसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। और अगर कोई उसको ज्यादा पेनिट्रेट करता है या थ्रू आउट उसको पेनिट्रेट कर लेता है, जैसे ये प्रोटीन यहाँ पे कर रही है, तो हम इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन कहेंगे। नाउ इंट्रिंसिक प्रोटीन आमतौर पर चैनल प्रोटीन के काम करती हैं और ये वाटर सॉल्युबल चीजों को अलाउ करती हैं सेल के अंदर आए या सेल से बाहर जाए। एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि हर स्पेसिफिक मॉलिक्यूल के लिए एक स्पेसिफिक चैनल प्रोटीन मौजूद होती है ना। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी चैनल प्रोटीन से ग्लूकोज पास होगी तो उससे ग्लूकोज ही पास होगी, कोई और चीज पास नहीं होगी। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन आमतौर पे रिसेप्टर्स का या एंजाइम का काम जो है प्ले करती हैं। एक और चीज जो हमें मिलती है सेल मेम्ब्रेन के अंदर वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं। कार्बोहाइड्रेट हमें सेल मेम्ब्रेन में इंडिविजुअली नहीं मिलते, ये हमें ओलिगोसैकेराइड्स में मिलते हैं जो कि प्रोटीन के साथ ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो बना रहे होते हैं और ये भी आमतौर पर रिसेप्टर से काम कर रहे होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल है। अब मैं आपसे बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस की, ठीक है। तो आइए सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट फंक्शंस को हम देखते हैं। जब हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस की तो हमें पता लगता है सेल मेम्ब्रेन का जो प्राइम फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इसके अलावा सेल मेम्ब्रेन जितने भी काम कर रही है वो उसके एडिशनल काम है, ठीक है। अब उसमें क्या है, इट इज मेंटेन ट्रांसपोर्ट अक्रॉस दी सेल। अब ये कैसे करती है, बहुत सारे मेथड है, एक करके मैं स्टेप बाय स्टेप उनको जो है वो देखते हैं। उनमें से जो सबसे पहला मेथड हमारे पास है वो है डिफ्यूजन। देखिए डिफ्यूजन है क्या, एक ऐसा प्रोसेस जहां पर मॉलिक्यूल जहां वो ज्यादा होते हैं वहां से चले जाते हैं उस तरफ जहां वो कम होते हैं, यानी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। शाबाश। नाउ डिफ्यूजन दो टाइप की होती है, एक को हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं और एक को हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। पर क्या दोनों में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल सेल के बाहर ज्यादा है और सेल के अंदर कम है, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ऑक्सीजन बड़े मजे से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करती हुई सेल के अंदर आ जाएगी। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर चैनल प्रोटीन रिक्वायर्ड नहीं होते इसको हम सिंपल डिफ्यूजन कहते हैं। अगर यहाँ पर ग्लूकोज की हम बात करें जो कि वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल है और अभी हमने बात की थी कि वाटर सॉल्युबल चीजें सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकती, तो इसको सेल के अंदर जाने के लिए इस चैनल प्रोटीन की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा चैनल प्रोटीन है। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर हम डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक पहुंचाते हैं विद द हेल्प ऑफ चैनल प्रोटीन इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब इसके बाद हम जरा बात करते हैं ऑस्मोसिस की कि ऑस्मोसिस क्या चीज होती है और कैसे काम करती है। ओके, अब हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बाद ऑस्मोसिस की। जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो ऑस्मोसिस इज द डिफ्यूजन ऑफ वाटर। जब मैंने डिफ्यूजन कहा तो ये बात अंडरस्टूड हो गई, ये एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ हो रही होगी। डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू दी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। आपको पता है सेल मेम्ब्रेन इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ ऑस्मोसिस डिफ्यूजन की तरह दो टाइप की होती है, एक एक्स ऑस्मोसिस कहलाती है और दूसरी एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो सेल से बाहर जाएगा एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट में और
एंड ऑस्मोसिस में जो वाटर है वो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर आएगा। याद रहे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दोनों पैसिव प्रोसेसेस हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि इन दोनों को करने के लिए, चलाने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एनर्जी की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ेगी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में पड़ेगी, क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हम चीज़ों को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज रहे होते हैं, यानी कम से ज़्यादा की तरफ भेज रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें जो है वो एटीपी खर्च करने पड़ेंगे, और एटीपी खर्च होंगे तो एनर्जी खर्च होगी, और जब एनर्जी खर्च होगी तो प्रोसेस क्या बन जाएगा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब इसके बाद हम बात करते हैं दो और इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस की, जिनको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, और देखते हैं कि वो कैसे होते हैं। एक और जो प्रोसेस है जिसके जरिए सेल मेम्ब्रेन सेल के क्रॉस मटेरियल को ट्रांसपोर्ट को कंट्रोल करती है, उसको हम नाम देते हैं एंडोसाइटोसिस का। अब देखिए नाम पे गौर कीजिए, एंडो इज फॉर इनसाइड एंड साइटोसिस फॉर सेल। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर डिफरेंट मटेरियल्स को सेल के अंदर एंटर किया जाता है बाय यूजिंग सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस दो तरह की होती है, अगर सॉलिड सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर किए जाएंगे तो फाइगोसाइटोसिस, और अगर लिक्विड सब्सटेंसेस सेल के अंदर एंटर किए जाएंगे तो पिनोसाइटोसिस। जैसे मैंने यहाँ पर अमीबा की एक डायग्राम बनाई है, जिसमें आप देख रहे हैं कि ये अमीबा जब किसी फूड पार्टिकल के नजदीक पहुंचता है तो ये अपनी सेल मेम्ब्रेन को उसकी डायरेक्शन में बढ़ाता है, और सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड आगे चल के आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और ये फूड पार्टिकल इस वैक्यूल के जरिए सेल के अंदर एंटर हो जाता है। तो यहाँ पर अमीबा ने क्या किया? अपनी सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया टू इनगल्फ दिस फूड पार्टिकल इनसाइड द सेल। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंसेस सेल अपनी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, इसको हम कहेंगे फाइगोसाइटोसिस। और यही अगर कोई लिक्विड चीज होती, वाटर का कोई ड्रॉपलेट होता है या कोई और चीज होती, तो हम इसको पिनोसाइटोसिस कहते हैं। याद रहे फाइगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस ये दोनों एंडोसाइटोसिस की एग्जांपल हैं, और ये एनर्जी ड्रिवन प्रोसेसेस होते हैं, इनके लिए एनर्जी खर्च करनी होती है। एक्सोसाइटोसिस में क्या हो? एंडोसाइटोसिस में हम सेल मेम्ब्रेन को इस्तेमाल करते हुए सब्सटेंसेस को सेल के अंदर एंटर कर रहे थे। एक्सोसाइटोसिस में हम उनको बाहर निकालेंगे। जैसे इसकी क्लासिकल जो एग्जांपल है वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स है। आप देख रहे हैं ये मैंने एक न्यूरॉन की साइनर बनाई है, जहाँ पर साइनेप्टिक वेसिकल आपको नजर आ रही है, उसके अंदर एक न्यूरोट्रांसमीटर भी आपको नजर आ रहा है। ये साइनेप्टिक वेसिकल आगे जाके फ्यूज हो जाएगी किसके साथ? न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ, और अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर सेल ने अपनी मेम्ब्रेन को इस्तेमाल किया, न्यूरॉन इज अ सेल, क्यों? ताकि ये इन न्यूरोट्रांसमीटर्स को बाहर निकाल सके। तो ये प्रोसेस जो है वो कहलाएगा एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस जो है ये क्लासिकली हम देखते हैं न्यूरॉन्स जब न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे होते हैं तब। तो बेटा इसके साथ ही हमने सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर की, सेल मेम्ब्रेन के फंक्शन की और सारी चीज़ों की बात कर ली। आप मेरा चैनल देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अगला टॉपिक आप कौन सा पढ़ना चाहते हैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसके साथ कमेंट वाला जो सेक्शन है उसमें ज़रूर कमेंट कीजिए। हम अगला जो टॉपिक है वो वाला करें। साइटोप्लाज्म इसके बाद इंशाल्लाह शुरू करने का इरादा है, मगर फिर भी आप देखिए, कमेंट कीजिए, हम देख लेंगे। एक और चीज़, इन सारे प्रोसेसेस के जो लिंक्स हैं एनिमेशंस के मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, काइंडली उनको ज़रूर देखिएगा। आप जब वो देखेंगे तो आपको सारी बात बिल्कुल समझ आ जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट टाइम। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।